राह पे कांटे बिखरे मगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। हाय हाय शाम छिपा दे सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है यार। हाय हाय। तो जब हम फीफा वर्ल्ड कप पहुंचे फॉर द ओपनिंग सेरेमनी फॉर द लाइव कॉन्सर्ट, 90,000 लोग थे जोहानिसबर्ग में, और वो चीखे, वो आवाज, वो जुनून, वो तजुर्बे से जो ज्ञान मिलता है ना, वो आपको कोई भी किताब, कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता, कोई इंस्टीट्यूट कुछ नहीं दे सकता। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। मैंने तो खोया है, सिर्फ आपने पाया है। दिख रहा है, मैंने तो सिर्फ खोया है। मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि आप जब ये इंटरव्यू कर रहे हो तो आपके पास कोई लिफाफा या कोई पेपर या कोई क्वेश्चन या कुछ नहीं, और ये सबसे बेस्ट जो इंटरव्यू होते हैं, जो चैट्स होते हैं, दैट्स द बेस्ट वे। कैमरा रोलिंग। हाय हाय, क्या बात है। बड़ी बड़ी बातें में आपका फिर से स्वागत है। एक बार हिंदुस्तान का नंबर 1 चैट शो, ऐसा आप लोग नहीं कहते हैं लेकिन मैं खुद समझता हूं क्योंकि मेरी आदत है ऐसा समझने की। आज मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स, लेकिन उससे भी ऊपर अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग मैंने आपको क्यों कहा, आपको पता है? बताइए। मैं बताता हूं। क्योंकि जहां भी हम चैट शो करते हैं, लोगों के लिए हमको लोकेशन की तकलीफ होती है, कहां जाए कैसे करेगा, अपने ऑफिस में करते हैं। सर ने अपना खुद का स्टूडियो दिया है हमें करने के लिए शूट। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे भी बड़ी बात बताया तो एक बारी लोगों को कि इस स्टूडियो में कौन बड़े से बड़ा सिंगर नहीं आया है। सही बात कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। और ये जब आपने स्टूडियो जब लिया, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप लोगों ने कहा कि लोग गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, पर आप लोग स्टूडियो खरीद रहे थे। बड़ी जांच करके आए हो आप। पूरा मैं देख के आया हूं। आप ये बताएं मुझे, ये चक दे इंडिया से पहले ले लिया था क्या? जी, 2004 में हमने शुरुआत की इसकी, तो 2003 से हमने खरीदा है। चक दे कब आई थी? ठीक है, बाद में आई थी ना? 2007 में शायद। हाँ, तो चक दे इंडिया के गाने भी यहीं बने हैं। जी। मैं इस बात को सोच के थोड़ा इमोशनल होता हूँ क्योंकि जब मैं 12th में फेल हुआ था, उसके गाने सुन सुन के ही मैंने अपना टाइम काटा। फेल हुए थे। मैं 12th में फेल हुआ था, थोड़े मेरे मार्क्स कम आए थे। क्या प्रोसेस था सर, क्या प्रोसेस है आपका गाने कंपोज करने का? प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। कई कबार धुन बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम धुन बनती है। पहले गाना बनता है और उसके बाद लिरिक्स उसके ऊपर लिखे जाते हैं। बट चक दे इंडिया की बात कुछ और थी। चक दे इंडिया में ऐसा हुआ था कि गाना जब हमने बनाया था पहला वाला, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पसंद नहीं आया। अच्छा। क्योंकि बड़ा, हमने स्टोरी जब सुनी थी तो बड़ी इमोशनल स्टोरी थी, पेट्रियाटिक स्टोरी थी। इतने सारे जो प्लेयर्स थे, अलग अलग प्रांत से आ रहे थे, तो एक इंडिया का, एक पूरा पैन इंडिया का एक फील था उसमें। और उसकी जो कहानी है वो भी एक मुस्लिम जो प्रोटैगनिस्ट कबीर खान, जो शाहरुख खान प्ले करते हैं, वो रोल, उसको गद्दार का लिख दिया जाता है उसको, उनको गद्दार का ब्लेम दिया जाता है। तो वो बहुत सारे लेयर्स थे इस फिल्म में। तो हमने एक बड़ा इमोशनल गाना बनाया था चक दे का, और पसंद नहीं आया। उनको नहीं पसंद आया क्योंकि उनको लगा कि ये स्पोर्ट्स फिल्म है, थोड़ा जोशीला, थोड़ा एनर्जेटिक गाना अगर हो तो अच्छा रहे। तो हमने फिर वो बनाया, एक एनर्जेटिक गाना बनाया जिसमें सोल था ही नहीं। मतलब वो हो गया ऐसे, तो वो मुझे नहीं पसंद आया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे बहुत अटेम्प्ट्स फेल हो गए। फिर जो लास्ट 7वां अटेम्प्ट था, जो फाइनली गो थ्रू हुआ, वो इस तरह से हुआ कि मैंने लिरिसिस्ट जो जयदीप साहनी, जो इस फिल्म के राइटर भी है, डायरेक्टर, राइटर और डायलॉग स्क्रिप्ट राइटर भी है, उनको मैंने बोला कि यार आप आओ, और क्योंकि गाना बन नहीं रहा है, सो लेट्स स्टार्ट विद लिरिक्स। तो उन्होंने कुछ लाइन लिखे, कुछ करिए नस नस मेरी खोले, कुछ करिए, और वहां से इस गाने की शुरुआत हुई। कुछ करिए नस नस मेरी खोले। तब ऐसा लगा कि यार ये कुछ बन रहा है। और धीरे धीरे करते करते उसी दिन वो लाइन लिखते गए, मैं धुन बनाते गया, सुलेमान रिदम वगैरह सजाते, उस ग्रूव्स वगैरह करते गया, और करते करते शाम तक गाना बन गया। क्या बात है। तो ऐसा कभी कभार होता है। आपने प्रोसेस के बारे में कहा, मैंने मुझे लगा कि ये दिस वाज अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, पर ये मजबूरी से हमने इस प्रोसेस को अपनाया, बिकॉज ज़्यादातर हम पहले धुन बनाते फिर लिरिक्स उसके ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ से रास्ता मिल जाए वहाँ से वो चलता है। पर ये जो था वो अलग था, बिकॉज इसमें जो वर्ड्स की जो मीनिंग है, वर्ड्स का जो इम्पोर्टेंस है चक दे इंडिया में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अनमोल है।
सॉरी मैं थोड़ा सा रैंडम आदमी हूँ, कुछ भी बकवास करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इतने लीन हैं, आप कुछ बहुत लीन है, मतलब आप इतना आप फिटनेस में है क्या बहुत ज्यादा? ठीक ठाक खाना खाता हूँ और ज़्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। मीठा अवॉइड करते हैं? मीठा ज़्यादा नहीं खाता हूँ। Workout? खाता हूँ यार, वर्कआउट तो करते रहता हूँ, बराबर। इतना नहीं, चलते रहता है। नहीं, मैंने इनको टीवी पे देखा है और वहां भी ये बहुत ही हैंडसम लगते हैं, बहुत ही हैंडसम लगते हैं, लेकिन इतने सही, आप इतने सही लीन हो ना, मेरा दिल खुश हो गया। हालांकि मैं बस आप भी माशाल्लाह कमाल है, वेरी हेल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी तारीफ करी और मेरे फिजिक की तारीफ करी। अच्छा आप ये बताएं कि इस स्टूडियो में कौन कौन आ चुका है? बहुत सारे लोग आ चुके हैं, एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, कुछ कुछ कंपोजर्स भी आए हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मिस्टर बच्चन से लेकर बहुत सारे एक्टर्स हैं। ये मैं आपका जो अंदर जहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी वहां पे मैंने देखा एक यूकेलेले पड़ा हुआ है। हाँ जी, वो उसके नीचे विशाल लिखा हुआ था, विद लव टू सलीम एंड सुलेमान, आई थिंक फ्रॉम विशाल। तो विशाल क्या विशाल ददलानी जी हैं? नहीं, अच्छा चलेगा फिर। वो विशाल ददलानी नहीं। मैंने सोचा विशाल ददलानी जी हैं। मैं सोचा था कि क्या कम्युनिटी में प्यार है? वो जरूर है। हाँ। जैसे विशाल ने हमारे लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। हाँ। जैसे कुर्बान हुआ उसने गाया है, और नज़ारा है, और कुड़िया नु ठगले, बहुत सारे ठगले करके गाना आया था, वो गाया है। और मैंने भी विशाल शेखर के लिए गाना गाया है, इश्क वाला लव। बिल्कुल। हाँ। तो इंडस्ट्री में वो कमराडरी और अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर है, प्यार मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, ये बेशक है। म्यूजिक का जुनून कहाँ से आया आपको? पहली बार वो याद है आपको? पहला, जैसे एक्टर को पूछते हैं कि भैया कहाँ से आया, तो कहते हैं घर में हमको कुछ यार बचपन से म्यूजिक में, मतलब मैं, आवर फादर वाज इनटू म्यूजिक इन द सेंस वो कंपोजर थे, फिर उसके बाद वो म्यूजिशियंस, मतलब वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उनका एक वर्कशॉप था। तो बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास टॉयज नहीं थे, हमारे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। और आपको सारे आते हैं? नहीं, लेकिन बिकॉज मेरे फादर मैन्युफैक्चरिंग करते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो सुलेमान और मैं, जाहिर है, वी यूज्ड टू गो टू द वर्कशॉप, और हम लोग थोड़ा बोंगो, कॉन्गो, ड्रम किट्स, तो वो हम लोग तब से हमारी, मतलब बहुत ही छोटी उम्र से, और वी हैड दैट इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ऑब्वियसली वो खून में था, और मैं बहुत छोटा था तो मैंने हारमोनियम, पियानो शुरू किया। ड्रम्स मुझसे बचते नहीं थे बिकॉज मेरे हाथ पैर चलते नहीं थे, तो सुलेमान ने ड्रम्स और तबला उसने सीखा, और मैं कीबोर्ड और हारमोनियम। तो वेस्टर्न इंडियन नहीं, मैं सिर्फ कीबोर्ड बजाता हूँ। बाकी भी बजा लेते? गिटार भी तो बजा ही लेते होंगे? नहीं, मैं नहीं बजाता हूँ, नहीं। सो या नो, आई डोंट प्ले, आई ओनली प्ले कीबोर्ड्स एंड गिटार, सॉरी कीबोर्ड्स एंड पियानो, और हारमोनियम, कीबोर्ड, सिंथेसाइजर। इनका भी एक अलग ही चार्म है। जी जी। लाइव कॉन्सर्ट करने का मजा कैसा होता है? कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है आपको लाइव कॉन्सर्ट का जो आपने करा और आपको लगा होगा यार दिस इज लाइफ? बहुत सालों तक हम सिर्फ गाने बनाते रहे। बहुत सारी फिल्में आई, चक दे, कुर्बान, रब ने बना दी जोड़ी, बहुत सारे बैंड बाजा बारात, फैशन, आजा ना चले, बहुत सारी फिल्में आई, हिट भी हुई, म्यूजिक भी लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स के ऑफर आ रहे थे, लेकिन हमने करते ही नहीं थे। आप लोग करते नहीं थे बिकॉज मुझे लगा कि यार एक बार हम स्टूडियो से निकल जाएंगे ना तो फिर वो, मतलब वो पता नहीं, वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। क्योंकि स्टूडियो की जो एक ये है ना, एक फोकस्ड, हाँ वाइब, एक फोकस्ड है, वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्टूडियो में गाने बनाते हो तो मतलब वो, अगर आप सपोज निकल जाते हो कुछ एक ट्रिप के लिए फॉर अ डे और समथिंग, तो वो जो कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है कहीं ना कहीं। तो मुझे इस चीज़ का डर था। अब नहीं है। अच्छा। बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने कहा कि आपको कुछ याद है, कौन सा जुनून, लाइव शोज का जुनून। तो करते करते हमने मुझे किसी ने फ़ोन किया कि हम आपसे फीफा वर्ल्ड कप का एक एंथम बनाना चाहते, तो मैंने सोचा कि ये शायद कोई रैंडम कोई आदमी होगा। खैर वो आया, अफ्रीका से मुंबई आया, हमने गाना बनाया और वो गाना वो ले गया। और मुझे कुछ 1-2 हफ्ते के बाद मुझे ईमेल आया फीफा से कि हमें ये गाना बहुत पसंद आया तुम्हारा, और दिस इज़ अ सॉन्ग दैट वी वांट टू select as one of the anthems for 2010 FIFA in Africa, in South Africa. तो मैं तो बिलीव नहीं कर पाया पहले। फिर मैंने सुलेमान को बताया तो उसको बहुत, मतलब हम लोग ताज्जुब हो गए। फिर हम लोग फ़ोन किए and we found out that they wanted us there for the FIFA World Cup की ओपनिंग सेरेमनी में। मैं तो पास मांगता बाकी मैचेस की भी। नहीं यार, एक भी नहीं। मेरा यहाँ पे इंडियन आइडल का शूट चल रहा था तो मैं कर नहीं पाया। खैर एनीवे,
जहाँ मैं वहाँ पहुँचा, अब हम लोग ने अभी तक तब तक कोई बड़ा लाइव शो किया नहीं था। छोटे छोटे हम लोग ने कॉन्सर्ट्स किए थे ऐसे ही, एक या दो, यू नो। और क्योंकि हमारे गाने थोड़े पॉपुलर हो चुके थे तभी, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो शोज़ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे थे, कुछ शोज़ दे वर मोर लाइक यू नो फंड रेजर कॉन्सर्ट्स थे, कुछ कॉलेज के, कुछ यू नो नॉट दैट बिग, छोटे थे। पर जब हम फीफा वर्ल्ड कप पहुँचे फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, फॉर द लाइव कॉन्सर्ट, 90,000 लोग थे जोहानिसबर्ग में। और वो चीखे, वो आवाज़, वो जुनून, वो जोश, नहीं यार, नहीं कांपे। तो मैं बहुत कंफर्टेबल था स्टेज पे, और मुझे बहुत खुशी थी, और मैं समाओ परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो गया। हमारा परफॉर्मेंस वाज जस्ट बिफोर ब्लैक आइड पीस, आपने शायद बैंड सुना होगा। तो हमारा जो स्लॉट था वो भी बड़ा कमाल का स्लॉट था। इट वाज राइट एट द पीक, यू नो। सिर्फ आखिर में 2 या 3 बैंड्स थे, ब्लैक आइड पीस और उसके बाद अलीशा कीज, उसके पहले हमारा था। सो आई वाज फीलिंग अमेजिंग अबाउट इट। और बिकॉज क्योंकि ये फीफा का एक सॉन्ग था, इट वाज अ सिलेक्टेड सॉन्ग, और हमारे साथ 2 कमाल के अफ्रीकन सिंगर्स थे, लुइस ओबाला और एरिक वाइनाना, हु आर लोकल्स देयर एंड दे आर सुपरस्टार्स देयर। तो उनकी वजह से ये हमें इतना सारा प्यार मिला, और बहुत सारे देयर वर लॉट ऑफ इंडियंस एंड फैंस इन द क्राउड एंड ऑल दैट। तो इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे नशा लग गया कॉन्सर्ट्स का। जी, हम लोग आए, मैं फ्लाइट पे सुलेमान को बोल रहा था कि वी मस्ट स्टार्ट यू नो नाउ डूइंग कॉन्सर्ट्स, ये वो, और इत्तेफाक से हमें बहुत सारे शोज आने लगे, एंड वी वर जस्ट नॉन स्टॉप। उसके बाद 4 साल लगातार हम यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा की टूर किए, यूके की टूर किए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉस्को, वर्ल्ड टूर किया हमने। और इंडिया में तो खैर हमें प्यार मिल ही रहा था। 100%। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ का है आपको इन सारी कंट्रीज़ में? एक चुनना ही पड़ जाए अगर, आदमी मैं ऐसा हूँ, पीछे पड़ जाता हूँ, सॉरी, एक चुनना पड़ जाए अगर आपको। बहुत सारे यार। आई थिंक कनाडा इज़ माई फेवरेट प्लेस। कैलगरी एक शहर है कनाडा में, बहुत ही मतलब कुछ 20,000 लोग थे वहाँ पर। पर एक्चुअली नॉर्वे वाज आल्सो फैंटास्टिक, वहाँ पे 40,000 लोग थे, बिकॉज वहाँ पे इंडियंस एंड पाकिस्तानीज दोनों की कम्युनिटी थी। और 15 अगस्त का शो था, इंडिपेंडेंस डे का शो था, एंड पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस 14 अगस्त, इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त। तो दोनों कम्युनिटीज़ थी वहाँ पे, दोनों एक साथ बहुत प्यार मोहब्बत से मिले थे। हाँ, प्यार मोहब्बत से रहते हैं वहाँ पे, एंड दे यू नो दे अप्रिशिएट ऑल म्यूज़िक, चाहे आप इंडिया के हो या पाकिस्तान के। तो बहुत वहाँ का कॉन्सर्ट मुझे बड़ा यादगार हमेशा रहेगा, ऑस्लो में, नॉर्वे में। दैट वाज बिग। कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री के अंदर? 29 साल हुए हैं। 92 में हमने हमारा पहला एल्बम किया था चित्रा और वुड रैपर का, जिसका नाम था रागा रागा। दैट वाज 1992। 92? 29 साल। आपकी उम्र क्या है? मैं वो 1992 में पैदा हुआ, सॉरी किसी को यकीन नहीं आएगा, मैं 1992 में पैदा हुआ। Are you serious? हाँ, मैं थोड़ा मोटा से ज़्यादा बड़ा लगता हूँ, लेकिन 1992 में आप नहीं हो यार, आप बहुत हेल्दी हो, जिससे हम हेल्दी। हाँ, लेकिन मैं 1992 में पैदा हुआ, जब आपका करियर शुरू हुआ है। तब आपकी जिंदगी शुरू हुई, तब मेरा जन्म हुआ है, जिंदगी शुरू हुई। यूपी में गोरखपुर में जन्म हो रहा था मेरा, जब आपका करियर शुरू हो रहा था। छोटी उम्र से शुरू हुआ है बहुत। कितने साल की उम्र से शुरू किया आपने? I was 17 I think। 17 साल में आपने काम करना शुरू कर दिया? 17, हाँ। मतलब हमारा पहला एल्बम आया 92 में, बट हमने काम तो 89 से शुरू कर दिया था। जी। तो अगर आपको 29 साल पहले वाले सलीम को कुछ बताना हो, ऐसी चीज कि यार ये मत करना इंडस्ट्री के अंदर, या वो मत करना, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में आता है कुछ? आज भी बहुत सारे लोग मतलब यू नो जो इंसिडेंट्स होते, तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स सीखने मिलते कि ये मत करना, वो मत करना। पर मैं अपनी फील्ड से निकलता हूँ आगे। आई डोंट रियली थिंक अबाउट कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। आई लिव इन माई प्रेजेंट। और यू नो म्यूज़िक एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। पहली बात तो आई डोंट फील लाइक आई एम वर्किंग, इट्स बिन ऑन अ हॉलिडे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तभी हो सकता है इतना लंबा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और यू नो बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, पर एक चीज़ मैं देखा हूँ कि एक अच्छा इंसान बनना ना, ये सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी म्यूज़िक में उसकी रिफ्लेक्शन आती है, उसकी परछाई आती है, आपकी इंसानियत की परछाई आपके संगीत में आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
अभी डीप इंसान है, मेरे को ये रियलाइज हुआ। डीप तो हो भैया, है ना, म्यूजिक बनाना तो डीप तो होना पड़ेगा। होना पड़ेगा। सही बात है। पोइट्री लिखते भी हैं आप? थोड़ा बहुत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि आप जब ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके पास कोई लिफाफा या कोई पेपर या कोई क्वेश्चन या कुछ नहीं है, और ये सबसे बेस्ट जो इंटरव्यू होते हैं, जो चैट्स होते हैं, दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनिक हाँ मजा उसी का है ना, बातचीत ऐसी होनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए। हाँ, मतलब वो पेपर लेके आए और क्वेश्चन लेके, चंद सवाल व्हाट वाज योर पूछिए। फेवरेट, व्हाट इज योर दिस, व्हाट इज योर दैट, मतलब और हमारा क्या, देखिए एज ए म्यूजिशियन तो आपको दुनिया जानती है, हम तो सलीम साहब एज ए इंसान जानना चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंसान कैसे हैं, आप इंसान हैं क्या, वो जानना चाह रहा हूँ मैं। अगर आप म्यूजिक में नहीं हैं, अगर आप म्यूजिक की दुनिया में नहीं हैं, सबसे फेवरेट चीज आपकी क्या है करने को? मैं यार, मुझे डिज़ाइन का बड़ा शौक है, तो आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन। अच्छा, ये टैलेंट भी है? ये टैलेंट भी है, और मैं बहुत पसंद करता हूँ इस टैलेंट को। हाँ। क्योंकि कोई भी स्पेस को अगर डिज़ाइन करना होता है, या कुछ स्पेस को अगर थोड़ा उसको ब्यूटिफाई करना। आप ये काम करते भी हैं? मैं करता हूँ अपना, जैसे मेरे स्टूडियो में ये सब प्रिंट्स है, बहुत बढ़िया। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेरी मतलब मेरी चॉइस है, फ्रॉम द कारपेट टू द कलर्स टू एवरीथिंग। तो मुझे अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक म्यूज़िक, कि इसमें किधर बेस डाल दिया, या गिटार्स की कुछ स्ट्रिंग्स छेड़ दिए, या कुछ पियानो के नोट्स डाल दिए, तो इट्स लाइक कलर्स, रंगों की तरह है। क्या बात है, क्या बात है। आप ये बताएं मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर 2 कमियां हैं कोई, देखिए खूबियां तो बहुत हैं, हाँ, खूबियां तो खोजते खोजते जिंदगी लग जाएगी, इतनी सारी मिल जाएंगी। कमियां आप बताएं, आपके अंदर क्या हैं 2 कमियां? नहीं मिल रही है? मैं अपने प्रोफेशन से आप बोल रहे हो, पैशन से बोल रहे हो? पर्सनल कमियां। प्रोफेशनल तो मैं मानूंगा भी नहीं कोई कमी है, मेरे को तो सब बढ़िया ही लगता है आपका। आप पर्सनल बताएं, कोई कमी है? मुझे यार, एक बहुत ही रैंडम चीज़ बोल रहा हूँ। यही तो मजा है। मुझे आई वांट टू ऑलवेज, मुझे स्विम करना बहुत मैं स्विमिंग नहीं कर सका। मुझे ये कमी कैसे है? ये कमी है मेरे में, बिकॉज मैं वाटर साइन हूँ। मुझे स्विमिंग पूल में या नदी में तैरना पसंद है, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। आता नहीं है कि कर नहीं पाता? आता नहीं वो हूँ। तो मुझे भी नहीं आता। सीखा भी नहीं आपने कभी? मैंने सीखने की कोशिश करी, हाँ। बट एक हादसा हुआ था बचपन में, जिससे मुझे कुछ फोबिया हो गया है। अच्छा, वाटर फोबिया। अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ। पर मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर इसको हासिल कर पाऊंगा। 100%। दूसरा यार, मुझे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई खाने पीने का बहुत शौक है यार। ये तो और अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, पर आई फील यार, मतलब मेरी बहुत वीकनेस है ये। अगर मैं ज्यादा हिल रहा हूँ तो बता दो यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा हिलता हूँ, मेरी आदत वो तो खाने पीने की बात हुई, तो हिलना तो बनता ही है। ऐसे ही हिलता है। हाँ, नहीं, इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट। आप बहुत अच्छे लग रहे हो वैसे, बहुत ही कमाल के लग रहे हो। हाँ, बस आपके साथ बैठा हूँ तो अच्छा ही लगूंगा। थैंक यू सो मच। थोड़ा तारीफ ले लो अपनी यार। नहीं, क्या मैंने पहले भी इसके पहले भी तारीफ की आपकी, कि आप पेपर के ले। लायक कहाँ, कोई काम ही नहीं किया, अभी तो शुरुआत की। इंडस्ट्री में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत सिखाया? उस्ताद जाकिर हुसैन। बहुत सिखाया। कोई किस्सा याद है आपको? उन्होंने म्यूज़िक में तो सिखाया ही, मतलब उनके साथ में ऐसा बाकायदा नहीं सिखाया, बट एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा मिला उनसे, उनके साथ रहकर। पर जो इंसानियत मैंने उनसे सीखी है, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना, छोटों को भी कैसे रिस्पेक्ट करना, जो लोग अपने म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, सबको किस तरह से एक रिस्पेक्ट देना, और उनकी अहमियत उनको दिखाना, ये सब चीज़ें मैंने बहुत उनसे सीखी है। और किस तरह से हर चीज़ का ख्याल रखना, और हमेशा खुशियाँ बांटना। तो इंसानियत के नाते मैंने बहुत कुछ सीखा है। वैसे मेरे उस्ताद सुल्तान खान साहब से मैंने सीखा बहुत है। उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा था कि तभी मैं बहुत थोड़ा सा शाय था गाने के मामले में। छोटा भी था मैं। तो मैंने गाना कंपोज किया था, जो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं बड़े उस्ताद से गवाऊँ। वो गाना था अली मौला, फ्रॉम द मूवी कुर्बान। तो मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं एक बहुत अच्छे उस्ताद गवैये से ये गाना गवाऊँ। तो मैंने उनसे मशवरा लिया। मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आप बताओ। उन्होंने कहा देखो बेटा, मुझे 60 साल हो गए इंडस्ट्री में सारंगी बजाते बजाते।
अभी मैं गाना गा रहा हूँ हाँ, तो लोग मेरा गाना पसंद कर रहे हैं, हाँ, आपको इतने साल रुकना है, आपको अल्लाह ने आवाज़ दी है, हाँ, आप गाना शुरू करो। क्या तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगा दैट, क्योंकि गाना तो मैंने ही कंपोज किया था और मैंने ही अपने आवाज़ में मैंने गाया था Correct, पहले, हाँ। और वो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि मैं एक बहुत बड़े गवैये से गवाऊँ। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारी आवाज़ तुमने कंपोज किया ना, ये आवाज़ में सच्चाई है हाँ, और सिंप्लिसिटी है, सादगी है, हाँ, इसको दुनिया तक ले जाओ, हाँ, ये तुम ही कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं लाइफ में, क्या बात है। कैसे लोगों को एम्पावर करना, कैसे लोगों को कैसे लोगों का हौसला बढ़ाना और उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करना। सो दैट इज समथिंग विच आई लर्नड फ्रॉम माई उस्ताद और माई गुरुज। दैट्स अगर जो आज के बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आप इंडियन आइडल में थे, आपने जी। बहुत लोगों को मेंटोर करा है, बहुत लोगों को वैसे भी मेंटोर करा होगा, जो बच्चे अब शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या क्या कर सकते हैं वो बच्चे जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए? पहली बात तो आई मीन जो दौर चल रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से और टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है। तो लोग लेजी है, अभी मतलब लूप्स वगैरह मिलते हैं एंड यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रेडीमेड, तो आप 5-6 लूप बना के एक सेट ग्रूव हो जाता है और एक समा बन जाता है। तो उससे लोग सोचते कि यार आई मीन वो टेक्नोलॉजी का एम्पावरमेंट इतना होता है कमाल का, बोलते हैं यार ठीक है यार, आई कैन मेक म्यूजिक। तो अच्छी बात है, इट्स गुड, टेक्नोलॉजी यूज़ करना इज़ अ गुड थिंग, बट एक इंस्ट्रूमेंट सीखना और म्यूज़िक को समझना, उसकी गहराई में डूबना, वो बहुत ज़रूरी है। कभी नाइंसाफी हुई इंडस्ट्री के अंदर आपके साथ? बहुत बार हुई है। गुस्सा आता है आपको? नहीं यार, गुस्सा नहीं आता है, एक्चुअली आता है कभी कभार, बट इट्स आई फील के ये सब जो है ना इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। You are only popular because you are only known because of your last hit or your failure. करेक्ट। तो आपने कितना भी चाहे बॉडी ऑफ वर्क कर लिया है कोई ध्यान ना, नहीं अगर आपका लास्ट काम सफल हुआ है तो यू आर अमेजिंग, या ना सफल हुआ है तो देन यू आर नॉट अमेजिंग, आई मीन यू आर अ स्ट्रगलर, इट्स बैक टू जीरो। सो इंडस्ट्री रियली टीचेस यू हाउ टू, देखिए बच्चन साहब अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, ही स्टिल वर्किंग सो हार्ड। तो एक चीज़ ये है सिखाई है इंडस्ट्री ने, दैट यू नेवर गिव अप एंड यू नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड। द मिनट यू फील कि आप यू हैव अराइव्ड, यू हैव गॉन डाउन। कभी आपको ऐसा लगा था कि नो आई हैव अराइव्ड? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने बातचीत की है, बहुत सारे लोगों को देखा है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर्स, तो बहुत सारा उससे सीखने मिला है। सो आई एम रियली हैप्पी। यू वर प्रिपेयर्ड व्हेन यू वर एंटरिंग, कि आपको पता था कि सक्सेस मिलेगी, फिर भी मैं सर पे नहीं जाने दूंगा। इट्स अ वेरी यार, इट्स न्यूटन्स लॉ, व्हाटएवर गोज अप कम्स डाउन। Correct. तो ये जरूरी आपको रखना है दिमाग में कि एवरीथिंग इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। 4 दिन की जिंदगानी है, यू हैव टू एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट, एंड म्यूजिक एज एन आर्ट फॉलो करे और उसको आगे बढ़ाए, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इट्स योर पैशन, इट्स योर करियर, इट्स योर प्रोफेशन, बट टू कीप द आर्ट अलाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सलीम साहब का कुछ साहब बना दिया साहब हैं आप, देखिए आप माने चाहे ना माने, हमारी नजर में तो आप साहब हैं। मैंने आपको कहा मेरी उम्र बता दी यार, आपने मुझे बुजुर्ग बना दिया। उम्र की बात नहीं है, काम की बात है। काम की आपकी उम्र बहुत ऊंची है। सलीम साहब की जिंदगी में कुछ डर है कि नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है? नहीं कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी से आप गुजरे नहीं है कभी? यार, राह पे कांटे बिखरे मगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। हाय हाय शाम छिपा दे सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है यार। हाय हाय, क्या बात। ये इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा। काहोन। ये क्या कहते हैं इसको? काहोन। काहोन। यस, इसके ऊपर बैठ के इसको बजाया जाता है? जी, CJAUN। ये एक्चुअली एक स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट है और हाँ मतलब ये इट्स अ गुड वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। आप जब बात भी करते हैं जी। आपकी आवाज में ना एक बहुत ही प्यारा सा एक कामने से एक मॉड्यूलेशन है, एक लहजा है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, या ये नेचुरल है इसलिए ऐसा है? मतलब ये क्या है? मतलब मैं देखिए बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ बिल्कुल ही कहाँ से आ गया हूँ मैं। ऐसा लग रहा है मुझे खुद को। गाना बनाने वाले और संगीत में डूब के जो मतलब बनाते हैं गाने या गाते हैं या पोइट्री से ताल्लुकात रखते हैं, उनका ऐसा हो ही जाता है थोड़ा सा। हाँ? बात करने का लहजा, एक सुरों में बात होती है और जब एक्सप्लेन भी करते हैं तो एक
हाँ, एक बहुत ही एक सुर होता है हाँ, उसका, एक सुर होता है। एक हमारी आवाज सुन लो यार, कसम से क्या बात है। क्या करे, अभी इतने साल हो गए तो पहले मैं भी ऐसे बात करता था आपकी तरह, और अब कभी आप करते हमारी तरफ फटे हुए की तरह बात एकदम नहीं करते कभी? कभी नहीं होता होगा पार्टी वार्टी में तो? नहीं यार, नहीं, आवाज संभाल के बात करते। जब तुम सॉफ्ट बात करते हो ना, तो सामने वाला और कान सही बात है, देता है कि मैं भी अब क्या ऐसी बात करूंगा बिल्कुल। हाँ, ये हुई ना बात। सलीम साहब, कोई जिंदगी में आपका गोल, इसके बाद कोई गोल ऐसा कुछ जो आप हासिल करना चाहते हो, जो आपको लगता है वैसे तो आपने बहुत हासिल किया और दुनिया का इतना प्यार है आपके पास और आप बहुत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जो आप और हासिल करना चाहते हैं? हमने हाल ही में एक रिकॉर्ड लेबल शुरू किया है। हाँ जी। जिसका नाम है मर्चेंट रिकॉर्ड्स, और ये मेरा एक बड़ा सपना था कि हम कुछ एक ऐसा लेबल शुरू करें जो एक स्ट्रक्चर्ड हो, ना केवल हमारे लिए बट आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बहुत ही कमाल के जो सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कंपोजर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए एक बुटीक लेबल सा हो, अंडर विच एक अम्ब्रेला हो, अंडर विच दे कैन कंपोज म्यूजिक एंड रिलीज म्यूजिक। तो वो सपना पूरा हुआ है, पर सफ़र शुरू हुआ है, अभी सफरिंग हो रही है, आगे तक और बिल्कुल आगे तक अब इंशाल्लाह सबका साथ रहा तो ज़रूर। मेहनत और किस्मत का काफ़िया खूब मिलता है। क्या बात है, काफिया मतलब राइम, आए, मेहनत, हाँ, किस्मत, काफिया, मोहब्बत, हाँ, सहमत, काफ़िया मतलब। अच्छा, तो दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे और किस्मत साथ नहीं देगी तो अनफॉर्चुनेटली शायद आप इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट किस्मत अगर आपकी हुई और मेहनत नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मेहनत तो फिर भी आपके हाथ में है, किस्मत का तो आप कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर रुकावटें आती है, बट दुनिया का ये दस्तूर है यार, रुकावटें तो आएंगी। यू हैव टू क्रॉस दीज हर्डल्स, अदरवाइज ज़िंदगी मज़ेदार नहीं बनती। रुकावट से पूछना चाहूंगा कि क्रिएटिव ब्लॉक जब आ जाए, कभी नहीं बन रहा है, कुछ गाना नहीं बन रहा है, आप और सुलेमान साहब दोनों बैठे हुए हैं, लगे पड़े हैं, आप लोग नहीं बन रहे, तो क्या कभी आप लोग ऐसे इरिटेट हो जाते हैं? गंदा हुआ ही है, चक दे का मैंने आपको इंसिडेंट बताया, बहुत ही रुकावटें आई, 6-7 बार गाने बाउंस हो गए हमारे, मतलब लोगों को नहीं पसंद आया। फिर जो लास्ट अटेम्प्ट था वो मैंने कुछ एक तरकीब अपनाई कि मैंने लिरिसिस्ट को बुलाया और उसने लाइनें लिखी और फिर मैंने धुन शुरुआत की। तो ये तरकीब अपनाना बहुत ज़रूरी है। एक हर आर्टिस्ट को एक क्रिएटिव ब्लॉक आता ही आता है, पर उससे निकलना ही उसकी आर्टिस्ट्री, उसका एक्सपीरियंस, तजुर्बे से जो ज्ञान मिलता है ना, वो आपको कोई भी किताब, कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता, प्रोफेसर, कोई इंस्टीट्यूट कुछ नहीं दे सकता। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो ये एक्सपीरियंस तब होता है जब आदमी ना हार के उसको कामयाब बनता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए सवाल ऐसा है कि आप डाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एकदम से ड्रीम चीट डे आपको एक मिल जाए, हाँ, आज आप दुनिया में कहीं से कुछ भी खा सकते हैं जी, जो आप चाहें खाएं और जितना चाहें खाएं, तो 4 मील आपके एक दिन के अंदर क्या होंगे? चिकन बिरयानी। शुरुआत करते हैं सुबह से ब्रेकफास्ट से। आलू पराठा मक्खन के साथ, यस, आलू पराठा मक्खन के साथ, चिकन बिरयानी विद रायता लंच में, या गुलाब जामुन उसी में लंच में फॉलोड बाय चाय, खारी, बहुत सारे बिस्किट्स, चॉकलेट के। क्या बात है। और ये इवनिंग स्नैक हो गया जी। और रात को पाया क्या नहीं पाया यार, दिमाग खराब हो गया सुन के, भूख ही लग गई। मैंने तो खोया है, सिर्फ आपने पाया है। दिख रहा है, मैंने तो सिर्फ खोया है। सेंसर हीटर को कितना एंजॉय करते हैं आप? यार ये तो कभी कभार ऐसा है कि वो हो ही जाता है, लेकिन खतरनाक मार दिया आपने, लेकिन मतलब ये हो गया, आया आपसे ही आया नहीं। और आपके पास वापस चला गया। मैंने तो सिर्फ खोया है, आप नहीं पाया है। खतरनाक मार दिया। सेंसर फीवर वैसे अच्छा लगता है आपको? ऐसे फनी लोग गाने ऐसे ही बनते हैं यार, कभी कभार गाने ऐसे ही बनते हैं, मतलब कुछ एक बात निकलती है, कुछ एक धुन जुड़ती है, कुछ एक वर्ड आता है, कुछ एक लोगों की एनर्जीज आती है और एंड म्यूजिक बन जाता है। सलीम भाई, दिल से बताना चाहता हूँ आपको ये बात कि आपका म्यूजिक सुना था,
आपके गाने सुने थे, आपकी गायकी सुनी थी, आपके इंटरव्यूज देखे थे, लेकिन दिल से जो मैंने आपसे आज बात की, इतनी कैंडिड चैट, मुझे नहीं लगता था कि पहले तो मैं बहुत नर्वस होता हूँ किसी भी मैं सेलिब्रिटी से इंटरव्यू करता हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटी कितने कूल होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं होता, लेकिन आप काफी कूल निकले। आपकी आवाज तो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मतलब अपने जहन के अंदर ही बात लेके जा रहा हूँ कि बात मुझे रिदम के अंदर ही करनी है। बाकी मेरी दिल से ये दुआ है कि वैसे तो आपको बेशुमार प्यार मिला हुआ है, बेशुमार सक्सेस मिली हुई है, लेकिन जो भी आप चाहें, जितना भी आप चाहें, आपको वो बिल्कुल मिले। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला, और आस्क मैन इंडिया को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे ये मौका मिला कि मैं सलीम भाई के साथ उनके स्टूडियो के अंदर बैठ के उनसे इंटरव्यू कर पाया। थैंक यू सो मच राजन, खुशकिस्मती मेरी है। बहुत अच्छा लगा। खोना पाना का तो हमने बात कर ली, बट आई जस्ट फील दैट यू नो समटाइम्स कुछ लोगों के साथ बात करके ऐसा लगता है कि बहुत सालों से दोस्ती है हो गई सर आज, और मैं आपका दोस्त हूँ, और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। आस्क मैन इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ये चैट बड़ा मज़ेदार रहा है, सो एंजॉय दैट।